सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 250 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सेशन। पहला प्रश्न है, एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना होगा, मार्क प्राइस कितना होगा। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले एक बात आप याद रखिएगा, जो छूट परसेंट जो होता है, डिस्काउंट जो छूट देता है, हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है अंकित मूल्य पर, और प्रॉफिट लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो हम यहाँ पहले अंकित मूल्य 100% मान लेते हैं। कितना? 100%, बिल्कुल बेसिक से। अंकित मूल्य हम कितना मान लिए? 100% मान लिए। ठीक है। अब प्रश्न में देखिए, दुकानदार है ना, खिलौने पर 12% का छूट दे रहा। अब आप ही सोचिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 12% छूट पर खिलौने को बेच रहा है, तो बेच कितना परसेंट पे रहा है? 12% छूट पे बेच रहा है, तो बेच 88% में रहा है ना। 12% छूट दे रहा है तो 88% में बेचेगा। लेकिन रुपया में कितना बेच रहा है वो? 308 रुपया में। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि यही 88% का वैल्यू 308 है, तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 308 बटे 88 आ जाएगा। तो हमको 100% MP माने हैं, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 308 बटे 88 गुना 100। तो यहाँ 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, 11 8 88, 28 बार में। फिर 11 से 88 काटिएगा तो 8 बार में। फिर 2 से काटिएगा तो 4 से काटिए, 4 दूना 8, फिर 4 से 28 7 बार में। फिर ये 2 से 150 बार में। अब 50 गुना 7 कीजिएगा कितना आएगा? 350 रुपया। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, 350 रुपया। मार्क प्राइस कितना होगा खिलौने का? 350 रुपया। तब ये 350 रुपया पे 12% छूट दीजिएगा ना, तो 308 रुपया हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप बनाइएगा। कैसे किए? 12% छूट दे रहा है तो बेच रहा है कितना में? 88%। ये 88% का वैल्यू 308, तो 1% का वैल्यू 308 बटे 88। मार्क प्राइस हम 100% माने थे, तो 100% का वैल्यू निकाल लिए काट कूट करके। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये की राशि 1800 रुपया हो जाएगी। तो वहाँ रेट ऑफ परसेंट निकालना है, दर निकालना है। तो वो भी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखिए 1250 रुपया की राशि कितना हो जाता है? 1800 हो जाता है। कितना वर्ष में? 2 वर्ष में। 2 वर्ष का हैगा, दर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका हम रूट अंडर ले लेंगे। पहले इसको काट दीजिए, कटेगा तो काट दीजिए। 0 से 0 खत्म। फिर ये 5 से 25 बार में, ये 5 से 36 बार में। अब इसका क्या कीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। तो 25 का 5 होता है और 36 का 6 होता है। अब देखिए 5 है, 5 से 6 हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है, कितना बढ़ा? 5 से 6 एक बढ़ा, किस पे? 5 पे, गुना 100। हमको रेट परसेंट ही निकालना है। 5 से 100 20 बार में, तो रेट ऑफ परसेंट कितना आ गया? 20%। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। बिल्कुल आसान, 2 लाइन में बता दिए। 1250 रुपये की राशि कितना हो जाएगी? 1800 रुपया। तो पहले हम जितना काटना था वो काट दिए, छोटा कर लिए। अब क्या कीजिए, 2 वर्ष का रहा यहाँ पे, 2 वर्ष का हैगा तो यहाँ से वर्गमूल कर लेंगे। 3 वर्ष का था, घनमूल कर लेंगे। समझ रहे हैं ना। तो 2 वर्ष का इसलिए हम इसका वर्गमूल ले लिए। तो 25 का 5, 36 का 6, तो 5 से 6 हो गया, एक बढ़ा, किस पे? 5 पे, गुना 100। तो 5 से 120 बार में कटेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्न का तैयारी आप पहले से कर लीजिए। ठीक है। प्रश्न है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर त्योहार पर 30% की छूट की घोषणा करती है। दुकानदार है वो 30% का घोषणा करता है त्योहार पे, फेस्टिवल पे। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपये की छूट मिली। मोबाइल फ़ोन का चिन्हित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना होगा वो आपको निकालना है। तो इससे पहले भी ऐसे प्रश्न बनाए थे, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा अलग है। देखिए छूट दे रहा है, छूट का घोषणा कितना क्या दुकानदार? 30%। कितना का? 30% का छूट देने का मतलब घोषणा क्या दुकानदार। लेकिन रुपया में कितना का छूट मिला उसको, विजय को? 960 रुपया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 30% का वैल्यू कितना होगा? 900%, मतलब 960 रुपया। यहाँ परसेंट में छूट 30%, रुपया में छूट 960 रुपया। दोनों तरफ इक्वल हो जाए, छूट। तो 30% का वैल्यू 960। यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 960 बट्टा 30 हो जाएगा, 960 बट्टा 30 हो जाएगा। तो हमको क्या निकाला? मार्क प्राइस ना। मार्क प्राइस बगल में 100% मान लीजिए पहले। सेम वही प्रश्न है, 100%। या कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना, 100%। तो हमको 100% का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको चिन्हित मूल्य चाहिए मार्क प्राइस। तो 960 बट्टा 30 गुना 100,
इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ जगह नहीं है, दूसरा पेज ले लेते हैं। 960/30 गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 से ही कितना बार में जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, जीरो, यानी कि 320 गुना 10 हो जाएगा 3200 रुपया। तो चिन्हित मूल्य कितना था उस फ़ोन का, 3200 रुपया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3200 रुपया। बिल्कुल वैसे प्रश्न था, हम MP 100% मान लिए, लेकिन दुकानदार जो है वो 30% का छूट का घोषणा किया और 960 रुपये का छूट भी मिला बीजे को जब एक फ़ोन खरीदा। तो 30% का वैल्यू 960, तो 1% का वैल्यू 960/30, हम MP माने थे 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न था जिसे इससे पहले बनाए थे। प्रश्न है, एक हॉल का फर्श आयताकार है, ठीक है, इसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर इंटू 5 मीटर आकार के कितने कालीनों की आवश्यकता होगी। मान के चलिए ये है हॉल फर्श, यह लंबाई है 45 और चौड़ाई है 36, ठीक है, इस पर कालीन बिछाना है। अब इस आयताकार जो हॉल है इसमें फर्श मतलब कालीन बिछाना है। कालीन के लिए देखिए लंबाई, ये मान लीजिए यही कालीन है, ठीक है, ऐसे ही कालीन बिछाना है। लंबाई 6 मतलब 6 इंटू ऐसे 6 इंटू 5 कीजिए, इतने आकार का हमको कालीन बिछाना है इस आयताकार फर्श में। तो कुल कालीन की संख्या कितनी होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। तो कालीन की संख्या हमको निकालना है। तो कालीन की संख्या कैसे निकलेगा, पहले टोटल आयताकार मतलब जो हॉल है उसका क्षेत्रफल पता रहेगा तब ना कालीन की संख्या। तो आयताकार हॉल का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, होता है ना। आयताकार हॉल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ है 45, ब्रीथ है 36, ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल आ गया आयताकार हॉल का। अब हमको कालीन बिछाना है किस आकार का, 6 इंटू 5 के आकार का कालीन बिछाना है। तो आप कालीन की कुल संख्या निकालना है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 से 36 6 बार में, 5 से 45 9 बार में, 9 6 54। तो कालीन की संख्या कितना हो जाएगा, 54। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पहले क्या किया हम, आयताकार हॉल का क्षेत्रफल निकालिए बट्टे जितने आकार का हमको कालीन बिछाना है 6 इंटू 5 के आकार में, तो उसको डिवाइड कर दीजिए पूरा क्षेत्रफल में से। तो यहाँ वही किया हम, 45 इंटू 36 टोटल एरिया निकल गया आयताकार हॉल का। अब बट्टे किस आकार का हमको कालीन बिछाना है, तो 6 इंटू 5 बट्टे 6 इंटू 5 काट कूट करके आंसर किए कितना, 9 6 54 कालीन की आवश्यकता होगी उस आयताकार हॉल को पूरी तरह से ढकने में, बिछाने में। तो ऐसे प्रश्न इस तरह से बनते हैं, आप इसे याद रखिएगा। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। आभास संख्या पासे में कितना, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 तक होता है कि नहीं होता, होता है 6 तक। पासा समझ, लूडो गोटी पासा। तो अब इसमें आभास संख्या आने की प्रायिकता बताना है। तो प्रायिकता जब भी निकालेंगे ना आभास संख्या, तो टोटल को हमेशा नीचे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, तो 6 को नीचे हमेशा, और आभास संख्या आना चाहिए। तो आभास संख्या देखिए कितना है, पहला आभास संख्या 2, फिर दूसरा 3, फिर 5, कितना आभास संख्या, 3 आभास संख्या, 3 से भाग कर दी, मतलब ऊपर में 3 रहेगा और नीचे में टोटल रहेगा। तो बस सॉल्व कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 आपका प्रायिकता होगा आभास संख्या आने की। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1/2। आसान है, कुछ नहीं की, पहले हम नीचे में हमेशा टोटल को रखा जाता है। टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, तो नीचे में 6। अब हमको आभास संख्या आने की प्रायिकता निकालना है। तो आभास संख्या देख लेते कितना है, 1 से लेकर 6 तक में 2 3 5, ये तीनों आभास संख्या, तो 3 ऊपर में रख दिए, टोटल को 6 नीचे, इसको काट दिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आभास संख्या आने की प्रायिकता होगी। अगर यहीं पे कहता सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होता, तो सम संख्या 2 4 6, तो वही 1/2 होता। अगर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होता, तो विषम संख्या 1 3 5 है, तो फिर वही 1/2 आ जाता। जो कहता वो आप कर लेते, लेकिन हाँ यहाँ पे कंडीशन लगा देता आभास संख्या, इसी भी कह देता सम संख्या, कह देता विषम संख्या, तब तो जो कहेगा वो आपको करके इसी तरह से आंसर को सॉल्व करके निकालना है। तो इसका आंसर ऑप्शन 1/2 हो गया। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं की एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। मान के चलिए ये रूम है, ठीक है, इसमें हमको सबसे लंबे आकार का मतलब हमको छड़ क्या करना है, रखना उसमें। तो कैसे रखेंगे कि सबसे लंबे आकार का छड़ रखा जाएगा, ऐसे रखेंगे कि सबसे लंबे आकार का रखा जाएगा, या ऐसे या ऐसे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे जो रखेंगे, ये डायगोनल, ये बिकर, ऐसे जो रखेंगे सबसे अधिक लंबाई वाला छड़ रखा जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, इसका बिकर निकालना। ऐसे बिकर नहीं रहेगा, डायगोनल नहीं होता ना, तो हमको बिकर निकालना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है। बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया होगा ना, 10 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100, फिर 5 का स्क्वायर 25। तो आपस में सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 225।
225 का वर्गमूल कितना होगा 15, तो 15 मीटर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से निकालना है। प्रश्न 1 समचतुर्भुज रोमस जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण है 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए एक रोमबस है, समचतुर्भुज है, इसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी भुजा बराबर होता है, इक्वल होता है 20 सेंटीमीटर। एक विकर्ण दिया हुआ कितना है 24 सेंटीमीटर, तो जब ये पूरा 24 सेंटीमीटर तो आधा एक 12 हो जाएगा, इधर भी 12 तो ना पूरा 24, ये 12 तो ये भी 12, तब पूरा 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो 90 डिग्री एंगल मतलब बन रहा है 90 डिग्री, तो ये भुजा कितना है 12, ये है 20, तो ये कितना होगा, ये आधार कितना होगा ये। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा देंगे, पूरा बेसिक से जाएंगे। ट्रिपलेट जानते हैं, ट्रिपलेट 3 4 5 ट्रिपलेट जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इसको दुगुना करेंगे 6 हो जाएगा, इसको भी दुगुना करेंगे 8 हो जाएगा, इसको भी दुगुना करेंगे 10 हो जाएगा, यानी कि 3 4 5 ट्रिपलेट है, 3 4 5 ट्रिपलेट है ना। तो यहाँ से 6 8 10 भी ट्रिपलेट है। फिर इसको अगर 3 गुना कीजिएगा 3 3 9, फिर इसको 3 गुना कीजिएगा 4 3 12, इसको भी 3 गुना कीजिएगा 5 3 15, ये भी ट्रिपलेट है, 9 15 ट्रिपलेट है। फिर इसको 4 गुना कीजिएगा तो ये 12, फिर इसको 4 गुना कीजिएगा तो ये कहाँ से आ जाता है, इसको 4 गुना कीजिएगा तो 16, इसको 4 गुना कीजिएगा तो 20, ये भी ट्रिपलेट है। देख रहे हैं ट्रिपलेट पे दुगुना कीजिएगा, सब में दुगुना कीजिएगा, वो भी अपने आप में ट्रिपलेट है। तो यहाँ से देखिए एक भुजा 20 है, एक 12 है, तीसरा क्या होगा, तो यहाँ से देख लीजिए एक भुजा 20 है, एक भुजा 12 है, तीसरा क्या होगा 16 होगा ना, तो बस ये ट्रिपलेट से निकल गया। तो ये भुजा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, जब ये 16 तो ये भी 16, ये 16 तो ये भी 16 हो जाएगा, होगा कि ना होगा, होगा ज़रूर होगा। अब हमको दोनों विकर्ण पता चल गया, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल D1 गुना D2, तो 1/2 गुना D1 32, D2 कितना था 24 था ना। तो यह 3 से 32 16 बार में, 16 गुना 24, 16 गुना 24 कीजिएगा तो 16 चौके 64, 6 16 32 38, 384 आ जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से निकालना है। हाँ लेकिन ये ट्रिपलेट भी याद रखिएगा, आप बेसिक से भी कर सकते थे, हम ट्रिपलेट बता दिए। 3 4 5 ट्रिपलेट याद है ना, तो उसी का दुगुना कीजिएगा ना 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट होगा, 3 गुना कीजिएगा 9 12 15 ये भी ट्रिपलेट होगा, 4 गुना कीजिएगा तो 12 16 20 ये भी ट्रिपलेट था। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोण के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज कौन सा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, अधिकोण त्रिभुज होगा या समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए कहता है एक कोण अन्य 2 कोण के योग के बराबर है, यानी कि ये ऐसा बड़ा सिचुएशन कब आता है, यानी हम जानते हैं जो ट्रायंगल है त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, बेसिक से बता रहे हैं 180 होता है कि नहीं होता है। अभी देखिए BC ए बराबर BC या BC बराबर ए, बात तो क्या है ए प्लस यहाँ BC की जगह हम ए रख सकते हैं ना, बराबर 180, तो यहाँ से 2a बराबर 180, यहाँ से अगर a का मान निकालिएगा तो 180/2 यानी कि 90 आ जाएगा। एक मान कितना हो जाएगा 90। तो ऐसा किस मतलब सिचुएशन बता, मान लिए अगर ये 90 है तो ये तब कितना होगा 45। देख रहे हैं एक भुजा इन दोनों के योग के बराबर है। ऐसे भी हो सकता है ये अगर 90 है, ये अगर 60 है, ये 30 है, समझ रहे हैं, ये 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 के बराबर हो जाता है, इन दो भुजा के योग तीसरे के बराबर रहता है। तो यहाँ से इसका ऐसा कौन सा त्रिभुज में होता है, ये राइट एंगल में समकोण त्रिभुज में होता है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, क्या करें यहीं पे समद्विबाहु कर देंगे, 2 समान है समद्विबाहु बनेंगे, नहीं समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बता दी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।